Good morning to all students. Today we will discuss about the family planning and contraception. सबसे पहले हम जो बेसिक है वो इसमें डिस्कस करेंगे. व्हाट इज द फर्टिलिटी. फर्टिलिटी को हम यूं समझेंगे कि एक कपल है तो उस कपल के नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने हैं. अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रंस जितने ज्यादा होंगे उसका जो फर्टिलिटी है हम कहेंगे उतना ही ज्यादा है. ठीक है. इट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ चिल्ड्रंस. नाउ वी डिस्कस अबाउट द एलिजिबल कपल. एलिजिबल कपल जो न्यूली मैरिड हो, ठीक है, साथ ही उसमें जो फीमेल पार्टनर है वो किसमें हो, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के अंदर आता हो. रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप का मीनिंग है कि उसकी एज ग्रुप क्या हो, 15 टू 45 ईयर्स. अगर फीमेल का लाइफ स्पान देखें तो जो 15 ईयर्स से मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है, मीनार्ची, एंड मीनोपोज 45 ईयर की एज में मीनोपोज आ जाता है. तो ये जो टाइम पीरियड है, ठीक है, यहाँ ओव्यूलेशन रहता है. तो इस वजह से हम रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप फीमेल का इसमें क्या लेते हैं, 15 टू 45 ईयर. जबकि मेल की कंडीशन में लाइफ टाइम उसका स्पर्म प्रोडक्शन होता है. तो यहाँ एज लिमिटेशन नहीं है. इस डेफिनेशन में फीमेल, ठीक है, फीमेल का एज रेस्ट्रिक्शन किया गया है 15 टू 45 ईयर ड्यू टू सर्टेन टाइम पीरियड जिसमें ओव्यूलेशन होता है. अब यहाँ देखिए कि जो एलिजिबल कपल है उनका रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है. तो उनका रजिस्ट्रेशन सब सेंटर पे रहता है. और कौन रिकॉर्ड रखता है इसका, जो हेल्थ वर्कर्स होती हैं वो इनका रिकॉर्ड्स मेंटेन रखती हैं. ठीक है. तो ये पूछा जाता है कि जो ईसी रजिस्टर है वो कहाँ मेंटेन होता है. एलिजिबल कपल का रजिस्टर मेंटेन होता है कहाँ पर, ये सब सेंटर पे मेंटेन होता है. ठीक है. ये आपको यहाँ ध्यान रखना है. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि फैमिली प्लानिंग का लोगो क्या है, ठीक है, और इसका स्लोगन क्या है. तो फैमिली प्लानिंग सबसे पहले ये देखिए कि जो फैमिली हो, सबसे पहले तो इसमें क्या हो, फैमिली हो, कपल हो, और उनके कम से कम एक चिल्ड्रन हो. तो वो ये फैमिली प्लानिंग वर्ड यूज करेंगे उसके लिए. तो अब उसमें क्या होगा, अब एक बच्चा है तो पहली कंडीशन में या तो वो इनमें क्या रखेगा, स्पेस रखेगा. ठीक है. या सेकंड कंडीशन में स्पेस के साथ वो चाहता है कि मैं एक ही बच्चा रखूंगा. तो फिर ये टर्मिनल जो भी परमानेंट स्टेलाइजेशन मेथड है वो इसमें आएंगे. तो हम आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में. तो पहली तो बात, इसमें कपल हो और साथ में क्या हो, बच्चे हो. तो उनके लिए फैमिली प्लानिंग यूज किया जाता है. साथ ही में इसमें जो अगर लोगो की बात करें तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ये इन्वर्टेड रेड ट्राइंगल होता है. ठीक है. इस इन्वर्टेड रेड ट्राइंगल के अंदर पहले यही था, इसके बाद में इसमें कुछ लोगों में चेंज किया, यहाँ पर कपल को दिखा दिया. ठीक है. यहाँ पर क्या आ गया, कपल आ गया. ठीक है. साथ ही में चिल्ड्रंस को भी इंक्लूड किया, एक बच्चे को भी गोद में ले रखा है. तो इसका मतलब एक बच्चा हो, कपल हो और एक बच्चा हो. तो ये एक लोगो दे दिया इसके लिए. फैमिली प्लानिंग का लोगो इन्वर्टेड रेड ट्राइंगल जिसके अंदर एक कपल है और साथ में कपल की जो मदर है उसकी गोद में क्या है, बच्चा. तो ये इसका लोगो है. जो स्लोगन है वो अभी क्या है, जिम्मेदारी निभाओ, प्लान बनाओ. ये इसका क्या है, स्लोगन. ठीक है. और ये इसका क्या है, लोगो. तो ये आपको पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन इस पे बन सकता है कि ये किसका लोगो है. तो आंसर क्या चला जाएगा, इट इज लोगो ऑफ द फैमिली प्लानिंग. और इसका स्लोगन क्या है, जिम्मेदारी निभाओ, प्लान बनाओ. अब इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे सीपीआर, कपल प्रोटेक्शन रेट. हमने डेमोग्राफी का चैप्टर डिस्कस किया था, वहां पर हमने डिस्कस किया था कि वो हम बाद में देखेंगे, एनआरआर के बारे में डिस्कस किया था. लेकिन यहाँ सीपीआर का मीनिंग बता देते हैं एक बार फिर से कि सीपीआर का मीनिंग है कपल प्रोटेक्शन रेट, जिसमें हम देखते हैं कि जो टोटल एलिजिबल कपल्स हैं कम्युनिटी के अंदर, इनमें से टोटल में से कितने कपल यूज करते हैं कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इन चार में से. कौन कौन सा, फर्स्ट स्टेलाइजेशन, इंट्रायूटेराइन डिवाइस, कॉन्डोम और ओरल पिल्स. कॉन्डोम मेल कॉन्डोम, फीमेल कॉन्डोम कोई सा भी, एंड ओरल पिल्स, ओसीपीज. अगर इनमें से कोई सा भी यूज कर रहा है कोई कपल, तो हम कहेंगे कि
वो किस में आ जाएगा, न्यूमरेटर पार्ट में आ जाएगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल कपल्स मल्टीप्लाई बाई 100। तो मान लीजिए हमने टोटल एलिजिबल कपल किसी पर्टिकुलर एरिया में कितने थे, 100। अब इनमें से जो मेथड यूज कर रहे थे वो मान लीजिए 60% से अबोव 62 थे, ठीक है। तो यहाँ 62% कोई इन चारों में से कोई सा ना कोई सा मेथड यूज कर रहे थे। तो यहाँ सीपीआर कितना परसेंट आ जाएगा, 62%। तो हम कहेंगे कपल प्रोटेक्शन रेट इज 62%। और एनआरआर 1 के लिए सीपीआर कितना जरूरी है, एनआरआर क्या है, नेट रिप्रोडक्टिव रेट, नेट रिप्रोडक्टिव रेट ये कितनी होनी चाहिए, ये हमने टारगेट फिक्स किया था 1। क्यों, ये रिप्लेसमेंट लेवल के लिए 1 रखी जाती है, जिस जो कब संभव है ये 1, जब सीपीआर क्या हो, ग्रेटर देन 60%, ठीक है। इसके बारे में हमने डिटेल से डेमोग्राफी चैप्टर में डिस्कस कर रखा है, तो आप वहां से रिव्यू कर सकते हैं इसको। ये है सीपीआर। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव एफिकेसी। कॉन्ट्रासेप्टिव एफिकेसी में हम ये चेक करते हैं कि कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कितना परसेंट इफेक्टिव है, और या कहीं कि उसका फेलियर रेट कितना है। तो यहाँ पर मेजर करते हैं जो अनप्लान प्रेगनेंसीज हैं, ठीक है, उसको असेस करके हम ये एफिकेसी निकालते हैं। अब कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखिए। यहाँ दो मेथड है, सबसे पहले पर्ल इंडेक्स और लाइव टेबल एनालिसिस, ठीक है। पर्ल इंडेक्स के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये एक बार यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ भी है। यहाँ देखिए पर्ल इंडेक्स क्या है, पर्ल इंडेक्स में क्या करते हैं, सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लीजिए, पर्ल इंडेक्स कैसे मेजर करते हैं। सबसे पहले टोटल मंथ ऑफ एक्सपोजर, मंथ ऑफ एक्सपोजर, ठीक है। ये तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, जो भी एलिजिबल कपल है वो टोटल मंथ ऑफ एक्सपोजर कितने टाइम के लिए वो पर्टिकुलर मेथड यूज कर रहा है, ठीक है। यूज करते हुए भी क्या हो गया, एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई, वैसे यहाँ 100 ही आता है, बट नीचे टोटल मंथ ले रखे हैं ना, तो मंथ किस में आएंगे, जैसे 12, 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12, ठीक है। तो 12 मंथ है यहाँ पे, तो ऐसा मान लीजिए कि मान 12th मंथ के लिए किया है, ठीक है। तो 12th आता है यहाँ पर 12, तो इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 12, तो 12 ऊपर आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ नंबर ऑफ मंथ्स आता है, यहाँ पर एक्चुअल प्रेगनेंसी, या फिर इसको सिंपल वे में कहें कि मान लीजिए, ये इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझते हैं इसको, कि यहाँ पर टोटल वुमन कितनी थे, 100 थे, ठीक है। इन 100 वुमेन्स ने को 12 मंथ तक अगर कंटिन्यू इनको मॉनिटरिंग किया गया, ऑब्जर्व, ठीक है, और उनसे फीडबैक लिया गया कि एक साल में जो भी वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज कर रहे थे उसमें कितना परसेंट फेलियर है। तो यहाँ अगर उनका फेलियर निकालते हैं तो 100 में से मान लीजिए 2 को कंसीव हो गया, या फिर हम ये कहें कि मेथड फेलियर की वजह से उनको प्रेगनेंसी हो गया, तो हम इसको कहेंगे तो इट इज 2%, इट इज 2%। तो 100 में से कितनों को फेलियर की वजह से प्रेगनेंसी कंसीव हुआ, 2 को, तो इट इज 2%। तो ये ऐसे इजी वे में समझने के लिए मैंने आपको यहाँ पर बताया है। तो कोई भी हम मेथड आगे डिस्कस करेंगे पर्ल इंडेक्स का, तो पर्ल इंडेक्स में हम ये देखेंगे कि कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कितना परसेंट इफेक्टिव है, ठीक है। ये इसका मेजरमेंट है, कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का मेजरमेंट कैसे करना है कि कौन सा मेथड कितना इफेक्टिव है, तो इसके लिए पर्ल इंडेक्स यूज होता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है और उनका पर्ल इंडेक्स है, ठीक है। ये पर्ल इंडेक्स हम देखते हैं पर 100 वुमन पर ईयर, तो वो मैंने इसीलिए 100 लिया था डिनोमिनेटर में। अब देखिए यहाँ पर मेल कोंडोम का पूछा जाता है कई बार कि मेल कोंडोम का पर्ल इंडेक्स कितना है, तो 2 to 14। पर्ल इंडेक्स का मतलब है कि फेलियर रेट, ये क्या बताता है, फेलियर रेट को एक्सप्लेन करता है कि इतने परसेंट फेलियर होने के चांसेस रहते हैं
ठीक है, 2 to 14 मतलब 100 फीमेल अगर ये कॉन्डोम यूज कर रहे हैं, कपल अगर कॉन्डोम यूज कर रहे हैं तो उनमें से 2 से 14% चांसेस हैं प्रेगनेंसी के। इसके बाद में यहाँ देखते हैं कि सबसे इफेक्टिव कौन सा है यहाँ पर, तो ओरल पिल्स का देखेंगे तो 0.1 से 0.5 है, तो मोस्ट इफेक्टिव मेथड क्या हो गया, ओरल पिल्स। ओरल पिल्स को हम क्या कहेंगे, मोस्ट इफेक्टिव, बिकॉज इसका जो पर्ल इंडेक्स क्या है, सबसे कम। ठीक है, तो ये इसका फेलियर रेट सबसे कम, मतलब क्या हुआ, इसका इफेक्टिवनेस सबसे ज्यादा। तो मोस्ट इफेक्टिव पूछा जाए तो पर्ल ओरल पिल्स। ठीक है, तो हम इसके बारे में आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब है लाइफ टेबल एनालिसिस। लाइफ टेबल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर मंथ आ जाता है, वो तो ईयर, वो तो ठीक है, वो तो नंबर ऑफ मंथ्स वहां पर 12 भी हो सकते हैं, 24 भी हो सकते हैं, ठीक है, इन बिटवीन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मंथ आता है लाइफ टेबल एनालिसिस में। और ये बेटर देन वर्ल्ड इंडेक्स, ये मेजरमेंट वर्ल्ड इंडेक्स से बेहतर है। अभी क्वेश्चन है, कॉन्ट्रासेप्टिव एफिकेसी इज मेजर्ड बाय, तो वर्ल्ड इंडेक्स से ही मेजर करते हैं, बट ओनली नहीं, इसके साथ में हम क्या यूज करते हैं, लाइफ टेबल एनालिसिस। सो यहाँ आंसर क्या चला जाएगा, लाइफ टेबल एनालिसिस और वर्ल्ड इंडेक्स, ये दो मेजरमेंट हैं जो किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का एफिकेसी हम पता कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या क्या है, ठीक है, और उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, उनके एग्जाम्पल्स क्या है, ठीक है, उन पर क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं, ये सब यहाँ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ दो मेथड है, स्पेसिंग मेथड और टर्मिनल मेथड। अब स्पेसिंग का मतलब है कि ये टेम्परेरी मेथड है, ठीक है। टेम्परेरी इसको क्यों कहा है, बिकॉज जैसे ही इस मेथड को यूज करना बंद करेंगे तो प्रेगनेंसी के चांसेस वापस बन जाएंगे, तो इट इज टेम्परेरी मेथड। अब यहाँ टर्मिनल या परमानेंट मेथड भी कहते हैं इसको। तो इसको परमानेंट मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ एक बार अगर ये मेथड यूज करते हैं तो फिर दोबारा प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं है, तो हम इसको परमानेंट कहते हैं। अब कौन सा मेथड कब यूज करना है ये देखिए। अगर मान लीजिए आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं और आपके पास कोई कपल आया है, ठीक है, और इस कपल का जो है, इसके इनके एक बच्चा भी है, ठीक है, और ये आपसे काउंसलिंग ले रहे हैं कि हमें इन फर्स्ट बेबी और हमारा जो सेकंड प्लान बेबी होगा उसमें स्पेस चाहिए, ठीक है, 3 to 5 ईयर्स का। तो जैसे नाम से ही आ रहा है यहाँ पर स्पेसिंग मेथड, तो स्पेसिंग मेथड में क्या होता है, स्पेस होता है थ्री, जैसे मान लो मिनिमम स्पेस 3 to 5 ईयर, ठीक है। तो इसके लिए कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर आप उस कपल को एक्सप्लेन करेंगे, जिनमें सबसे पहले मान लीजिए, अब ये तो केस हो गया स्पेसिंग, आप उसको कहाँ ले जाएंगे, स्पेसिंग मेथड पे ले जाएंगे। लेकिन अगर दूसरा सिनेरियो हम देखें, मान लीजिए एक कपल है, ठीक है, उनके दो बच्चे हैं। अगर इस केस में वो काउंसलिंग लेने के लिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास आता है, तो यहाँ एज ए काउंसलर आप उसको क्या एडवाइस करेंगे, वो अगर कह रहे हैं कि हमें और बच्चे नहीं चाहिए, तो आप एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर उसको क्या काउंसलिंग कर सकते हैं, कि आप उसको कह सकते हैं कि आप टर्मिनल मेथड यूज कर सकते हैं, मेल स्टेलाइजेशन और फीमेल स्टेलाइजेशन को उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसके बारे में वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी के बारे में। तो ये हम आगे डिस्कस कर लेंगे। यहाँ आपको मैंने एक ब्रॉड ये समझाने की कोशिश करी है कि कौन सा मेथड, स्पेसिंग मेथड कब यूज करना है, टर्मिनल मेथड कब यूज करना है। एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर आप काउंसलिंग स्पेसिंग के लिए कब करोगे, टर्मिनल के लिए कब करोगे, ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब देखिए यहाँ से सबसे पहले स्पेसिंग मेथड में हम डिस्कस करेंगे नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड, ठीक है। अब ये नेचुरल मेथड से यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल यहाँ पर कुछ भी यूज नहीं कर रहे, ठीक है। तो वन बाय वन ये 7 टाइप्स के होते हैं नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड। ये सभी कैसे हैं, ये सभी स्पेसिंग मेथड है और साथ में क्या है, नेचुरल भी है, ठीक है। यहाँ सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेफ पीरियड के बारे में। अब देखिए सेफ पीरियड का
हम डिस्कस करते हैं। इसको रिथम मेथड या कैलेंडर मेथड भी कहते हैं। तो इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि जो भी सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो ओव्यूलेशन के अराउंड ना हो। ठीक है, जैसे अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का है तो हम इस केस में क्या करेंगे कि जो ओव्यूलेशन है 14 डेज एक्सपेक्टेड, उसके जो भी रिस्क पीरियड है, ठीक है, इस रिस्क पीरियड में सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करें। तो इस तरीके से टाइमिंग ऑफ ओव्यूलेशन कैन बी जज। और सेकंड कॉन्सेप्ट क्या रहता है कि ओव्यूलेशन का टाइमिंग जज करना किसके बेसिस पे, कैलेंडर बेसिस एंड सिम्टम्स के बेसिस पे। तो हम कैलेंडर के बेसिस पे एक देखेंगे कि है ना, दूसरा कि कब ओव्यूलेशन हो सकता है, दूसरा सिम्टम्स के बेसिस पे। तो हम जो भी नेचुरल मेथड डिस्कस करेंगे इसमें कैलेंडर और सिम्टम्स दो ही चीजें डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन, सबसे पहले सेफ पीरियड। सेफ पीरियड में हम कैलेंडर का ध्यान देते हैं, इसको हम कैलेंडर मेथड भी कहते हैं। अब यहाँ बात करी जाए कि इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं। सबसे पहले फर्टाइल पीरियड निकालते कैसे हैं। फर्टाइल पीरियड का हम मीनिंग कहें कि ये कहेंगे रिस्क पीरियड। इस रिस्क पीरियड को फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो मान लीजिए हम एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं 28 डेज। अगर 28 डेज का साइकिल है तो इस साइकिल में डे 1 एंड डे 28, मेंस्ट्रुएशन का डे 1 और डे 28। तो यहाँ हम कहेंगे कि इसका जो हम डे 28 डेज फिक्स है, यहाँ पर नहीं तो कोई इरेगुलरिटीज नहीं है इस केस में। केस 1, अगर केस 1 हम ये ले रहे हैं, हम केस 1 और केस 2 से समझेंगे। केस 1 आया और उसने कपल ने कहा कि 28 डेज का रेगुलर साइकिल है, तो आप उसको रिस्क पीरियड क्या समझाओगे, उसको आप उसको जो शॉर्टेस्ट साइकिल -18 और लॉन्गेस्ट साइकिल -10। तो यहाँ शॉर्टेस्ट साइकिल क्या हो जाएगा 28, क्योंकि 28 ही है, शॉर्ट भी लॉन्ग भी। ठीक है, तो लॉन्ग भी कितना है 28, कोई चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, 35 तक नहीं जा रहा है इसमें, 28 ही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 10 और ये क्या आ जाएगा 18। तो 10 से 18 डेज का, 10 डेज से 18 डेज का जो टाइमिंग है वो किस में आ जाएगा, यहाँ पर फर्टाइल पीरियड में, या हम कहेंगे रिस्क पीरियड में आ जाएगा। बाकी अगर हम यहाँ पर ये कहें कि जो रिमेनिंग टाइम पीरियड है ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये 28 मतलब 18 दिन के बाद, आफ्टर 18 डेज और बिफोर 10 डेज, दिस इज द सेफ पीरियड, दिस इज द सेफ पीरियड। तो ऐसे हम इसको यहाँ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि व्हाट इज द सेफ पीरियड। तो जो फर्टाइल पीरियड के आगे का पार्ट और पीछे का पार्ट है वो क्या है, सेफ पीरियड। तो यहाँ ये फाइंड आउट कर सकते हैं सेफ पीरियड को। ठीक है, तो ये सेफ पीरियड हो गया। अब इसके कुछ ड्रॉबैक हैं कि डिफिकल्ट टू, अब केस 1 हो गया। अब केस 2 की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो केस 2 समझते हैं, उसी से क्लियर हो जाएगा। एक केस 2, केस 2 हम ऐसा लेते हैं कि यहाँ समझ लेते हैं केस 2। तो केस 2 की बात करें तो केस 2 में मान लीजिए एक कपल है, वो एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपसे काउंसलिंग लेने, एज ए काउंसलिंग लेने अगर आया है, तो वो इन केस अगर आप उनसे पूछते हैं, उसकी हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं, तो उसका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो मिनिमम 28 डेज बता रहा है और मैक्सिमम 35। ठीक है, तो ये तो शॉर्टेस्ट हो गया साइकिल, ये लॉन्गेस्ट साइकिल 28 से 35 दिन तक का इरेगुलरिटीज है साइकिल में। तो ये तो लॉन्ग हो गया, ये शॉर्ट हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, शॉर्ट में क्या कर रहे हैं -10, शॉर्ट में -10, और लॉन्ग में क्या कर रहे हैं, शॉर्ट में -18 और लॉन्ग में -10। ये तो था फॉर्मूला, शॉर्ट -18 लॉन्ग -10। तो शॉर्ट कितना था 28 -18, और ये कितना था 35 -10, ये कितना आ जाएगा 10, और यहाँ का क्या आ जाएगा 25। तो यहाँ देखिए जो फर्टाइल पीरियड था वो बहुत बढ़ के आया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इरेगुलरिटीज है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, आप कहोगे कि फर्टाइल पीरियड क्या है 10 to 25। और अगर आपको यहाँ पूछा जाए कि सेफ पीरियड क्या होगा, तो 10 डेज से पहले और 25 डेज के बाद का जो पीरियड है वो क्या आ जाएगा यहाँ पर, सेफ पीरियड।
तो दोनों केस में आपको समझ में आया कि कैसे आपको फर्टाइल पीरियड को फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक्स में हम देखें तो डिफिकल्ट होता है सही पीरियड निकालना, किसमें, जो इर्रेगुलर पीरियड्स होते हैं, साइकिल्स होते हैं, उनमें ये फाइंड आउट करना मुश्किल होता है। ठीक है, ओनली सूटेबल फॉर एजुकेट कपल, अगर कपल एजुकेट है तो ही पॉसिबल है ये इतना कैलकुलेशन। और लास्ट है हाई फेलियर रेट, इसका फेलियर रेट क्या है, ज्यादा है, कितना है, 9/100 वुमन पर ईयर। ओके, तो पर्ल इंडेक्स कितना है, 9। अब ये तो हो गया फर्स्ट मेथड, सही पीरियड मेथड। दूसरा है बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड, बीबीटी मेथड, जिसको हम, ये जो बेसल बॉडी टेम्परेचर है, इसके लिए जो थर्मामीटर यूज करते हैं, ये एक तो हाई एक्यूरेसी का थर्मामीटर होना चाहिए। यहाँ पर रीडिंग, ठीक है, तो यहाँ जो पॉइंट्स में रीडिंग आ रही है, पॉइंट कितना राइज हो जाता है एट ए टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, ये 0.3 से 0.5 तक इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जो किसकी वजह से होता है, ये होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ने की वजह से। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ड्यूरिंग ओव्यूलेशन बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज किस हार्मोन की वजह से होता है, तो ये प्रोजेस्टेरोन की वजह से होता है। ठीक है, और कब मेजर करते हैं इसको, मेजरमेंट कब करते हैं, तो बिफोर गेटिंग आउट ऑफ द बेड इन मॉर्निंग। ठीक है, बेड आउट होने से पहले मॉर्निंग में प्रीफर करते हैं टेम्परेचर मेजर करना रोज सेम टाइम पे। तो जिससे क्या होगा, अब इसमें क्या है सबसे मेन, कि डे 1 और मान लीजिए साइकिल है 28 का, तो यहाँ अगर वो क्या, इसमें कपल को क्या एडवाइस करते हैं कि हर दिन अर्ली मॉर्निंग आपको क्या करना है, टेम्परेचर मॉनिटरिंग करनी है। ठीक है, तो जिस दिन मान लीजिए वो 14 डे हो सकता है, 13 हो सकता है, 15 हो सकता है, तो जिस दिन बॉडी टेम्परेचर में थोड़ा हल्का सा राइज होगा, वो दिन एज ए ओव्यूलेशन काउंट होगा। ठीक है, तो यहाँ डे 1 से ही मॉनिटरिंग स्टार्ट रहती है, उसके बाद उसका डे ऑफ ओव्यूलेशन का पता चलता है। नेक्स्ट वन इज, इसका ड्रॉबैक क्या है, कि जो प्री ओव्यूलेटरी पीरियड है, जैसे डे 1 से स्टार्ट कर रहे थे हम डे 14 तक, ठीक है, तो ये पीरियड क्या, इसको क्या हम लेते हैं, इसमें एब्सटिनेंस यूज करते हैं, कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका ड्रॉबैक है। अब यहाँ हम समझेंगे कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन यहाँ पर जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो उसमें रिलीज कब होता है, तो यहाँ देखिए आप डे 14 पर मान लीजिए नॉर्मल साइकिल में यहाँ पर ग्राफिन फॉलिकल, मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल से ओवम रिलीज होता है। ठीक है, ओवम रिलीज होने के बाद ये ग्राफिन फॉलिकल किस में बदल जाती है, कॉर्पस ल्यूटियम में, कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाती है, और कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज होने के बाद इससे क्या रिलीज होता है, इससे रिलीज होता है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है, तो यहाँ से जैसे ओव्यूलेशन होगा प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और यूट्रस में इम्प्लांटेशन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ते ही। ठीक है, तो ये यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ा, और इस बढ़े हुए प्रोजेस्टेरोन की वजह से ही बॉडी टेम्परेचर में कितना इंक्रीज आता है, 0.3 से 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिलता है। ये क्लियर हो गई बात आपकी। ओके, और ओव्यूलेशन के टाइम LHFSH भी इंक्रीज रहता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब देखिए यहाँ पर थर्ड मेथड हम डिस्कस करेंगे, सर्वाइकल म्यूकस मेथड्स। इस मेथड में हम इस मेथड को कहेंगे बिलिंग्स मेथड। ठीक है, इसका अदर नेम है ओव्यूलेशन मेथड। इस मेथड में क्या करते हैं कि जो मदर को यहाँ जो सर्वाइकल म्यूकस का जो चेंजेज है उसको एक्सप्लेन किया जाता है। इट इज बेस्ड ऑन द चेंज इन द सर्वाइकल म्यूकस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये चेंजेस किस वजह से होते हैं म्यूकस में, सर्वाइकल म्यूकस जो सिक्रेशन है उनमें चेंज होते हैं ड्यू टू एस्ट्रोजन। ठीक है, ये एस्ट्रोजन की वजह से क्या होगा, जैसे ही एस्ट्रोजन लेवल बढ़ता है तो उसके बढ़ने की वजह से जो म्यूकस होगा वो कैसा हो जाएगा, वाटरी हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा, साथ में स्लीपरी हो जाएगा और प्रोफ्यूज हो जाएगा।
ठीक है, तो इस तरीके से इस टी की एफिरियंस आती है डे ऑफ ओव्यूलेशन। ये कब दिखता है ऐसा? डे ऑफ ओव्यूलेशन। डे ऑफ ओव्यूलेशन से लेकर कब तक, कितने दिन नजर आता है ऐसा? ये 3 डेज तक। ठीक है, बिकॉज 3 दिन में अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है ओवम का तो ठीक है, अदरवाइज वापस प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन लेवल क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। तो ये इस तरीके का स्टी की अपीयरेंस यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? बिलिंग मेथड्स। ये होता है लाइक एग वाइट। एग वाइट की तरह इसका अपीयरेंस होता है और साथ में क्या होता है? स्टिकी होता है। नेक्स्ट वन है सेक्सुअल एब्सटिनेंस, ब्रह्मचर्य कहेंगे इसको। ठीक है, वैसे अगर कोई सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं है, इंटरकोर्स नहीं हुआ है, तो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी वैसे भी 0 है। नेक्स्ट वन इज द कोइटस इंटरप्शन, विड्रॉल मेथड है, ओल्डेस्ट मेथड कहेंगे हम इसको। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? मेल विड्रॉ करते हैं बिफोर इजेकुलेशन, प्रिवेंट द डिपोजिशन ऑफ द सीमेन इनटू वेजाइना, और इसका जो फेलियर रेट है वो कितना है? 25%। तो हाई फेलियर रेट है इसका। ठीक है, ये हाई फेलियर रेट है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सिम्टोथर्मिक मेथड। अब सिम्टोथर्मिक मेथड में क्या है? यहाँ पर कंबाइंड है ये मेथड, जो हम टेम्परेचर मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है, साथ में जो सर्वाइकल म्यूकस वाला बिलिंग मेथड यूज कर रहे हैं, और कैलेंडर मेथड जो सेफ टेक्निक्स है, सबको मिलाकर अगर कपल यूज कर रहा है तो हम इसको कहेंगे सिम्टोथर्मिक मेथड। ठीक है, ये हम कहेंगे ये ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, देन लास्ट वन इज द लैक्टेशनल एमिनोरिया। लैक्टेशनल एमिनोरिया एक अच्छा मेथड है वो नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, बट ये तब कब कब पॉसिबल है? जब बच्चा किस पर हो? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड पर हो। ठीक है, तभी लैक्टेशनल एमिनोरिया इफेक्टिव है। ठीक है, अदरवाइज इसका फेलियर रेट ज्यादा है। तो पहली कंडीशन तो है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग रहे। ठीक है, और जो इसमें अगर क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग या फिर लैक्टेशनल मदर उसको कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करना चाहिए, ठीक है, चॉइस के रूप में, तो यहाँ क्या होना चाहिए? पीओपीज, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स। पीओपी क्यों यूज करते हैं? ओसीपीज यूज क्यों नहीं करते? ओरल कंबाइंड ओरल, मतलब ये हम कहें कंबाइंड ओरल पिल्स, सीओपी यूज नहीं करते, सिर्फ पीओपी यूज करते हैं, बिकॉज प्रोजेस्टेरोन जो ब्रेस्ट मिल्क है, ठीक है, मिल्क को अफेक्ट नहीं करता, जबकि सीओपी लेंगे, कंबाइंड पिल्स लेंगे तो उससे मिल्क प्रोडक्शन पर इफेक्ट पड़ता है। तो हम यहाँ किसको प्रेफर करते हैं? पीओपी यूज करते हैं ड्यूरिंग लैक्टेशनल मदर आफ्टर परप्यूरियम पीरियड, जो कितने वीक का होता है? 6 वीक का। ओके, ठीक है, अब यहाँ देखिए इसका जो फेलियर रेट है वो कितना है? 5 है इसका फेलियर रेट। तो यहाँ हमने कितने, एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। यहाँ टोटल कितने मेथड डिस्कस किए हमने? अब यहाँ ये थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ लेते हैं कि कैसे होता है ये लैक्टेशनल एमिनोरिया प्रोड्यूस कैसे होता है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझते हैं। तो ब्रेस्ट स्टिमुलेशन की वजह से क्या होगा? प्रोलैक्टिन इंक्रीज होगा। ठीक है, प्रोलैक्टिन इंक्रीज होगा तो इसमें क्या होगा? ये हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और आप कहें कि ओवरी, यहाँ की मैकेनिज्म समझिए। हाइपोथैलेमस में जीएनआरएच होता है, तो जीएनआरएच गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को प्रोलैक्टिन क्या कर देगा? यहाँ पर इनहिबिट कर देगा। ठीक है, ये नेगेटिव फीडबैक देता है प्रोलैक्टिन हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक देगा, तो जीएनआरएच क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जीएनआरएच कम होगा तो यहाँ पर एफएसएच और एलएच जो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट से रिलीज होते हैं, ठीक है, ये कम हो जाएंगी। ठीक है, ये कम होंगे तो ओवरी में जो ओव्यूलेशन प्रोसेस है, ठीक है, ओव्यूलेशन नहीं हो पाएगा। तो ये क्या कर देगा? इनहिबिट द ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन को इनहिबिट कर देगा। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ से क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल मेथड। अब एक बार
नेचुरल मेथड कौन सा इसमें मोस्ट इफेक्टिव है? तो देखो कैलेंडर मेथड हो गया, बिलिंग मेथड हो गया, और लास्ट वाला है टेम्परेचर मेथड। तो बिलिंग मेथड, कैलेंडर मेथड, टेम्परेचर मेथड ये किस में यूज होते हैं? सब सिम्प्टोथर्मिक मेथड्स में आ जाते हैं। तो इट इज द बेस्ट मेथड। तो आप कहेंगे मोस्ट इफेक्टिव मेथड बिकॉज इट इंक्लूड ऑल थ्री मेथड्स। तो आंसर सिम्प्टोथर्मिक मेथड्स। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे। इसमें हमने प्रीवियस स्लाइड में क्या क्या डिस्कस किया था? सबसे पहले हमने किया था कि सेव, जो नेचुरल मेथड है उनमें सबसे पहले किया था सेव पीरियड मेथड या कैलेंडर मेथड। दूसरा डिस्कस किया था टेम्परेचर मेथड, फिर था बिलिंग मेथड, फिर था सिम्प्टोथर्मिक मेथड, ठीक है, फिर था एब्सटिनेंस मेथड, और लास्ट में डिस्कस किया था एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। तो लैक्टेशनल एमिनोरिया जिसको कहा था लैक्टेशनल एमिनोरिया LAM, ठीक है। तो ये मेन जो 7 है ये नेचुरल मेथड्स है। नेचुरल मेथड के बाद हम डिस्कस करेंगे बैरियर मेथड्स। बैरियर मेथड्स में हम कॉन्डोम के बारे में, डायफ्राम के बारे में, वेजाइनल स्पंज के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। कॉन्डोम में मेल कॉन्डोम और फीमेल कॉन्डोम दोनों के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये सारे मेथड क्या है? बैरियर मेथड। इनको बैरियर क्यों कहा गया है? अगर आप यहाँ देखें कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर यहाँ से ये ओवरी है, ओवरी से क्या रिलीज होते हैं? ओवा रिलीज होते हैं, ठीक है। अल्टरनेटली ओवा रिलीज होते हैं, ठीक है। एक राइट ओवरी लेफ्ट ओवरी दोनों से अल्टरनेटली, ठीक है। इस मंथ अगर यहाँ से है ओवा ओवा रिलीज तो नेक्स्ट मंथ उधर से, ऐसा मोस्ट कॉमनली, ठीक है। तो ये ओवा रिलीज होके कहाँ आता है? फेलोपियन ट्यूब के अंदर। फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फेलोपियन ट्यूब में, मतलब ओवा और स्पर्म का जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो कहाँ होता है? फेलोपियन ट्यूब में। तो ये जो यहाँ पर हम कहें तो स्पर्म की अगर एंट्री है वो एंट्री ही यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट कर दी जाए, ठीक है, तो हम इसको कहते हैं बैरियर। ये जिस मेथड से भी कर रहे हैं वो सभी मेथड क्या कहलाते हैं? बैरियर मेथड्स कहलाते हैं। तो समझ में आ रहा है? अगर स्पर्म ओवम से यहाँ पर मीट नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा। तो तो यहाँ जो मेन एम है, जो भी बैरियर मेथड्स हैं सबका है कि स्पर्म की एंट्री यहाँ पर रोक दी जाती है। तो हम इसका नाम देते हैं बैरियर मेथड्स। ये दो प्रकार के होते हैं, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल की बात करें तो फिजिकल में कॉन्डोम, फीमेल कॉन्डोम, वेजाइनल स्पंज और डायफ्राम यहाँ पर यूज होता है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो बेसिक इनका कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर जो स्पर्म है और जो ओवा है इनका मीटिंग रोक दिया जाता है, ठीक है। ये मीटिंग नहीं होने दिया जाता है यहाँ पर। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले कॉन्डोम की बात करते हैं। इसका ट्रेड नेम की बात करें तो ये निरोध के नाम से आता है, जिसका संस्कृत वर्ड है जिसके मीनिंग है प्रिवेंशन। निरोध का मीनिंग क्या होता है? प्रिवेंशन। संस्कृत वर्ड है निरोध, तो ये प्रिवेंशन है, प्रिवेंटिव मेथड है। इफेक्टिव होता है, अगर बात की जाए इसके बेनिफिट्स की, ये इफेक्टिव मेथड है, सिंपल है, और कैसा मेथड है? ये स्पेसिंग मेथड है, ठीक है, विदाउट किसी साइड इफेक्ट के। तो सबसे मोस्ट जो मेजर एडवांटेज है इसका, ये हमें जो इसका प्रोटेक्शन देता है वो सभी एसटीडीज और एचआईवी डिजीज के अगेंस्ट हमें ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। तो इट इज द बेस्ट मेथड। नाउ द प्रिवेंट द सीमेन फ्रॉम द बीइंग डिपॉजिट इन वेजाइना, ठीक है, प्रिवेंट करता है सीमेन डिपोजिशन को वेजाइना में। तो पूछा जाए कि एसटीडी और एचआईवी प्रिवेंशन के लिए बेस्ट मेथड क्या है, तो ये यहाँ आंसर क्या चला जाएगा? कॉन्डोम, मेल कॉन्डोम और फीमेल कॉन्डोम बोथ प्रिवेंट फ्रॉम द एसटीडीज एंड एचआईवी, ठीक है। ये फेलियर रेट मैंने आपको डिस्कस कर लिया था। मेल कॉन्डोम का फेलियर रेट कितना होता है? 2 to 14, जबकि फीमेल कॉन्डोम का 5 to 21 होता है। यहाँ अगर मटेरियल की बात करी जाए तो मेल कॉन्डोम लेटेक्स से बना होता है, फीमेल कॉन्डोम पॉलीयूरेथेन नाइट्राइल का बना होता है।
अगर रिंग की बात की जाए तो मेल कॉन्डोम में रिंग कितनी होती है 1, जबकि फीमेल कॉन्डोम में रिंग कितनी होती है 2। एक आउटर रिंग होती है, एक इनर रिंग होती है, जिसको आप यहाँ समझेंगे। फीमेल कॉन्डोम का ये 2 रिंग होती है, ठीक है, जबकि मेल कॉन्डोम में नंबर ऑफ रिंग्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ रिंग्स यहाँ पर सिंगल रिंग होती है, जबकि यहाँ 2 रिंग्स होती है। यहाँ 1 मेल कॉन्डोम में, यहाँ 2 रिंग्स होती हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। ये जो प्लेसमेंट है, जो इनर रिंग का प्लेसमेंट होता है कहाँ पर? सर्विक्स पे, जबकि आउटर रिंग का प्लेसमेंट कहाँ होता है? ये आउटसाइड रहती है, ठीक है। तो ये लेबिया होल्ड करती है यहाँ पर, ठीक है। ये ओवर द लेबिया, ये इनर वाला कहाँ होता है? ओवर द सर्विक्स, इट इज ओवर द लेबिया। ऐसे आपको ध्यान रखना है इसका। नाउ अदर है, ये रीयूजेबल होता है मेल कॉन्डोम? नहीं, जबकि फीमेल कंडोम क्या होता है? रीयूजेबल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ से, फीमेल कंडोम रीयूजेबल होता है, ठीक है। साथ ही में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रिवेंशन ऑफ द एसटीडीज। तो यहाँ एसटीडीज में दोनों प्रिवेंट करते हैं, मेल कंडोम और फीमेल कंडोम, बोथ आर प्रिवेंट फ्रॉम द एसटीडीज, ओके। तो ये जो बेसिक क्वेश्चन है यहीं से पूछे जाते हैं मोस्ट ऑफ। अब है फीमेल कंडोम। फीमेल कंडोम का जो इन्वेंशन किया था वो दानिश एमडी लासे हसेल ने किया था। दानिश एमडी के नाम से याद रखना है इसको। प्रिवेंट प्रेगनेंसी एंड ट्रांसमिशन ऑफ द एसटीडी से प्रिवेंट करता है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया था। यहाँ ये एफसी और एफसी2 के नाम से आते हैं मार्केट में। जो एफसी है वो पॉलीयूरेथ्रिन से बना होता है, साथ में एफसी2 किससे बना होता है? नाइट्राइल पॉलीमर से बना होता है। जो पिक्चर में दिखाया गया है ये एफसी2 है, ठीक है। ये दोनों एचआईवी से प्रिवेंट करते हैं, एसटीडी से, मेल कॉन्डोम और फीमेल कॉन्डोम। ये तो हो गया मेल कॉन्डोम फीमेल कॉन्डोम का। क्या क्या इसमें जो मेन क्वेश्चन है मेल कॉन्डोम फीमेल कॉन्डोम की बात करें तो यहाँ जो मेन क्वेश्चन बनता है मेल कॉन्डोम और फीमेल कॉन्डोम में, तो मेल कॉन्डोम में नंबर ऑफ रिंग कितनी होती है 1, जबकि फीमेल कॉन्डोम में नंबर ऑफ रिंग्स कितनी होती है? 2 रिंग्स होती है, ठीक है। ये रीयूजेबल नहीं होता, नॉट रीयूजेबल, ये रीयूज होता है, ठीक है। तो ये 2 बेसिक चीजें हैं जो आपको याद रखनी है यहाँ पर। साथ ही में ये दोनों एसटीडी से प्रिवेंट करता है, ये भी एसटीडी से, एसटीडी एचआईवी से प्रिवेंट करता है। बोथ आर प्रिवेंट फ्रॉम द एसटीडी एंड एचआईवी। तो ये आपको बेसिक डिफरेंस ध्यान रखना है। ये लेटेक्स से बना होता है, ठीक है। ये पॉलीयूरेथेन नाइट्राइल से बना होता है। तो ये आपको याद रखना है, बेसिक 4-5 चीजें हैं मेल कॉन्डोम और फीमेल कॉन्डोम से, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर वेजाइनल स्पंज। वेजाइनल स्पंज की बात करें तो ये किस नाम से आता है? 2D के नाम से। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि 2D क्या है? 2D इज द बैरियर मेथड। क्या है ये? पहली बात तो ये क्या है, यही पूछ लिया गया। तो इट इज द बैरियर मेथड, ठीक है। मेल कॉन्डोम फीमेल कॉन्डोम और वेजाइनल स्पंज भी क्या है? बैरियर मेथड। तो ये बैरियर मेथड, ब्रांड नेम क्या है इसका? 2D के नाम से आता है स्पंज। ये इसमें ये बैरियर तो है ही, साथ में ये स्पर्मेटिसाइडल भी है। क्यों है स्पर्मेटिसाइडल? क्योंकि इसमें जो स्पर्मेटिसाइड है वो ऐड रहता है, नॉनोक्सोल 9। कौन सा स्पर्मेटिसाइडल आता है? नॉनोक्सोल 9। ये याद रखना है नॉनोक्सोल 9 का नाम। इसका जो साइज होता है स्पंज का वो 5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 होता है, ठीक है। ये याद रखना है साइज का। एंड इसको जो यूज करने से पहले, इंसर्ट करने से पहले क्या किया जाता है? वाटर से इसको वेट किया जाता है, उसके बाद इसको इंसर्ट करते हैं। साथ ही में जो मैक्सिमम जो टाइम पीरियड पूछा जाता है इसमें कि कितने समय के लिए इसको रख सकते हैं, तो मैक्सिमम टाइम पीरियड है इसका 6 आवर्स। अगर 6 आवर्स से ज्यादा रख लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो ये क्या कोज कर देगा? टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कोज कर देगा। तो कई बार यहाँ से पूछा जाता है कि अगर 2D का रिप्लेसमेंट 6 आवर्स से ज्यादा रह जाता है इन केस ऑफ, तो ये क्या कोज कर सकता है? इट कैन कोज टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। तो ये इसका क्या करता है इसमें? इसका प्लेसमेंट यहाँ सर्विक्स की ओपनिंग पे किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या कर देगा? जो भी स्पर्म का एंट्री है
सर्विक्स में इसको क्या कर देगा, रोक देगा, ठीक है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ मैंने बता दिया ये चीज कि 6 ओवर्स के ज्यादा रिप्लेसमेंट होने पर क्या कोज कर देगा, ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। क्या ये एसटीडी से प्रिवेंट करता है, तो ये एसटीडी से प्रिवेंट नहीं करता। वेजाइनल स्पंज एसटीडी और एचआईवी से प्रिवेंट नहीं करता, ठीक है। और इसका पर्ल इंडेक्स क्या है, पैरस वुमेन्स के लिए तो 2 to 40 और न्यूली पैरा के लिए 9 to 20। तो इट इज मोर इफेक्टिव इन न्यूली पैरस वुमेन्स। साथ ही में इसका यूज करने से यूटीआई के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे डायफ्राम के बारे में। डायफ्राम क्या है, सर्वाइकल बैरियर है, ये भी बैरियर की तरह काम करता है डायफ्राम भी, ठीक है। यहाँ ये किसका बना होता है, सॉफ्ट लेटेक्स और सिलिकॉन का बना हुआ होता है, डोम शेप होता है इसका, ठीक है। इस तरीके से आप पिक्चर देख पा रहे हैं, डोम शेप पिक्चर होता है इसका। तो ये इसमें क्या होता है, इसमें स्पर्मेटिसाइडल पहले से ऐड नहीं होता, इसमें 5 ml तक स्पर्मेटिसाइड बाद में बिफोर इंसर्शन इसको ऐड कर सकते हैं। और इसका भी प्लेसमेंट कितने ओवर तक होता है, मैक्सिमम 6 ओवर तक, ठीक है। 6 ओवर से ज्यादा होने पर क्या हो जाएगा, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कोज कर देगा। तो ये इस तरीके से प्लेसमेंट होता है इसका, ठीक है। तो ये सर्वाइकल कैप है, इसको डायफ्राम बोलते हैं, और ये सर्विक्स की कैप की तरह काम करती है जो स्पर्म की एंट्री को रोकता है। इसका भी मैंने बताया यहाँ पर कि मोर देन 24 और ये क्या कोज कर देगा, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कोज कर देगा, मोर देन 24 अगर इसका प्लेसमेंट रहता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स में हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो एजेंट है वो क्या है, नॉनॉक्सोल 9 है। तो नॉनॉक्सोल 9 केमिकल एजेंट ही मोस्ट कॉमनली यूज होता है एज ए स्पर्मेटिसाइडल एजेंट। तो ये क्या करता है, अब पूछा जाता है कई बार कि ये इसका एक्शन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो ये सरफेस एक्टिंग एजेंट है। सरफेस एक्टिंग एजेंट कैसे है ये क्या करता है, जो स्पर्म है, स्पर्म के ऊपर ये नॉनॉक्सोल 9 के मॉलिक्यूल्स क्या कर जाते हैं, इस पर सरफेस पर चिपक जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसका जो ऑक्सीजन अपटेक है, ऑक्सीजन का अपटेक है उसको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे। तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से स्पर्म का क्या हो जाएगा, यहाँ पर किल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये स्पर्म को किल करता है नॉनॉक्सोल 9, ठीक है। ये केमिकल मेथड है। तो यहाँ डिस्कस किया हमने व्हाट आर द बैरियर मेथड्स। यहाँ पर हमने मेल कॉन्डोम, फीमेल कॉन्डोम, डायफ्राम के बारे में डिटेल से डिस्कस किया, ठीक है। वेजाइनल स्पंज के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द आईयूसीडीज एंड ओसीपीज के बारे में। तब तक थैंक यू, हैव ए नाइस डे।